गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th की फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। बायोट सावर्ट लॉ काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ है, मतलब बहुत एक बेसिक लॉ है जो काम वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ ने किया था। जो काम कूलॉम्स लॉ का था, जितनी इम्पोर्टेंस कूलॉम्स लॉ की थी उतनी ही इम्पोर्टेंस इसकी है बायोट सावर्ट लॉ की है। तो बायोट सावर्ट लॉ बहुत बेसिक लॉ है आपके मैग्नेटिज्म का। तो बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है, देखो बायोट सावर्ट लॉ सबसे पहले बायोट सावर्ट लॉ कहाँ पे अप्लाई होते हैं। अगर कोई स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट हो, कोई स्मॉल पोर्शन है करंट कैरिंग वायर का, कोई स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है, तो उसकी वजह से किसी पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकालने के लिए बायोट सावर्ट लॉ का यूज करते हैं। इससे पहले ओरेस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमें ये पता लगा कि करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, वो सब कौन बताएगा? हमें बायोट सावर्ट लॉ बताएगा। तो यहाँ पे मैं एक करंट कैरिंग वायर लेता हूँ। ये कोई करंट कैरिंग वायर है किसी भी शेप का, जरूरी नहीं होता कि कोई स्ट्रेट वायर ही हो। ये कोई एक रेंडम शेप का मैंने वायर ले लिया और इस वायर की वजह से इसमें कुछ करंट है, मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है, इसमें आई करंट है और ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, ठीक है। तो बायोट सावर्ट लॉ तो सिर्फ क्या बताता है आपको, एक स्मॉल पोर्शन की वजह से, एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहां मैं कोई एक एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूं, इसके ऊपर कोई भी, कहीं भी आप ले लो। मान लो कि मैंने ये छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया इसके ऊपर, तो इसमें इस एलिमेंट की कुछ लेंथ है। इस लेंथ को लिखूंगा मैं dl, स्मॉल dl। दिस इज लेंथ ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट, स्मॉल dl। अब इस लेंथ को मैं वेक्टर की तरह ट्रीट करता हूं। इस लेंथ की मैं डायरेक्शन लूंगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ है, dl लेंथ है, इसकी डायरेक्शन क्या लें? भाई डायरेक्शन क्या लेंगे? जिस डायरेक्शन में करंट है, जिस डायरेक्शन में करंट है वो हो जाएगी इस लेंथ की डायरेक्शन, ठीक है। इस लेंथ की क्या हो जाएगी? डायरेक्शन हमको लेनी है। तो इस dl को, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की जो लेंथ है, उसको मैंने वेक्टर की तरह मान लिया और इसकी डायरेक्शन क्या लेनी है? जो डायरेक्शन आपकी करंट की है वही डायरेक्शन किसकी है? dl की है, ठीक है। अब ये बहुत ही स्मॉल एलिमेंट है, तो इसको रेफरेंस मान लो। यहां से जिस पॉइंट के ऊपर, मान लो ये P पॉइंट है, यहां मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है आपको। पोजीशन वेक्टर हमेशा, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हमेशा कहां से स्पेसिफाई किया जाता है? ओरिजिन से, रेफरेंस पॉइंट से। तो ये लेना आपको रेफरेंस पॉइंट, यहां से बताने आपको इसकी पोजीशन। तो यहां से एक इसको सीधा लाइन से मिला देंगे तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया ये। तो इसको मैं लिखूंगा R से। तो व्हाट इज R? R वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर। दिस इज पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर है? जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहां से? किसको माना रेफरेंस आपने? करंट कैरिंग एलिमेंट को रेफरेंस पॉइंट मान के, ठीक है, जिसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो। अब देखो यहां पे ये जो डायरेक्शन आपकी, ये डायरेक्शन किसकी थी आपकी? ये थी आपकी dl की डायरेक्शन। ये डायरेक्शन किसकी थी? आपकी dl की। और ये डायरेक्शन किसकी? आपकी पोजीशन वेक्टर की। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा डिग्री है। एंगल कितना है? थीटा डिग्री। तो थीटा एंगल किस किस के बीच का है? dl के बीच का और पोजीशन वेक्टर r के बीच का। तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इस छोटे से पोर्शन की वजह से, इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, बायोट सावर्ट लॉ कहता है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्मॉल एलिमेंट की वजह से, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
करंट, कितना करंट है, जितना ज्यादा करंट इसमें होगा, इस एलिमेंट में जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही यहाँ पे उसकी वजह से फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और दिस dB magnetic field due to small current carrying wire, dB is directly proportional to cross product of dl and position vector, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ dl एंड पोजिशन वेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। व्हाट इज r? r इसकी ये डिस्टेंस है, r ये डिस्टेंस है, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये डिस्टेंस आपकी r है, तो इस डिस्टेंस के इनवर्स के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसको मैंने dB लिखा है, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन दिस वायर। कितना करंट है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ dl एंड पोजिशन वेक्टर। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। तो ये सब फाइंड आउट किया गया, ये सब बताया बायोट सावर्ट लॉ में, ये बताया गया। अब इनको हम एक साथ लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ dl एंड पोजिशन वेक्टर r। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द करंट कैरिंग एलिमेंट। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के यहाँ पे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ऐड करेंगे और इक्वल का साइन लगाएंगे। तो यहाँ कांस्टेंट जो ऐड करते हैं वो कांस्टेंट आपकी जो वैल्यू है वो आपको लेना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और कांस्टेंट हटा के इक्वल का साइन लगा दिया, कांस्टेंट लगा के प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल का साइन लगा दिया, तो दिस इज dB। तो dB इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है ये आपका बायोट सावर्ट लॉ है, और इसको हमेशा याद रखना है। सभी जितने भी फॉर्मूले आगे हम बनाने वाले हैं, सभी फॉर्मूलों का जो बेस है, सारे फॉर्मूले यहीं से आपके जनरेट होने वाले हैं, यहीं से आपके फॉर्मूले बनने वाले हैं सारे के सारे। तो बायोट सावर्ट लॉ, सबसे पहले बायोट सावर्ट लॉ क्या काम करता है? बायोट सावर्ट लॉ आपको एक स्मॉल करंट कैरिंग वायर की वजह से, एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से, ठीक है, आपको मैग्नेटिक फील्ड बताता है कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ गया, आपका यहाँ पे ये। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, dB की डायरेक्शन क्या होगी? जो डायरेक्शन dl क्रॉस r की है, ये तो हो गया ना वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा वेक्टर। तो जो इसकी डायरेक्शन है, जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन किसकी है? dB की डायरेक्शन है। ठीक है, अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड रूल से, वो हम पहले सीख चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट जो हमने ऐड किए है, इसमें ये जो म्यू नोट है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट हमने लिए है। इसमें जो म्यू नोट है, म्यू नोट को बोलते हैं मैग्नेटिक परमिबिलिटी। म्यू नोट को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक परमिबिलिटी। मैग्नेटिक परमिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, या ऑफ फ्री स्पेस, या ऑफ एयर। एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम को हम एक जैसा ही मानते हैं। ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट है, मतलब कुछ वैसा ही है जैसा आपने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ में कांस्टेंट हमने क्या लिया था? हमने वहां पे कांस्टेंट लिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहां पे कांस्टेंट क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट लिया था। और एप्सिलॉन नॉट क्या था वहां पे? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या थी? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी थी मीडियम की, जहां पे दो चार्ज रखे थे, जिस मीडियम में दो चार्ज रखे थे उस मीडियम की परमिटिविटी थी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। यहाँ पे म्यू नोट है मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम। अगर यहाँ पे मान लो मीडियम है,
ये जो वायर है ये किसी मीडियम में रखा हुआ है, यहाँ पे ऑयल है, कोई और वाटर है, अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका किसी मीडियम में है तो यहाँ पे म्यू नॉट नहीं, क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। जैसे वहां कुलाम्ब्स लॉ में क्या था, एप्सिलॉन नॉट नहीं, वहां पे एप्सिलॉन ले लेते थे अगर वहां पे कोई मीडियम में रखे हैं अगर चार्जेस तो ऐसे ही ये आपका हो जाएगा म्यू। म्यू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। अब म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। अब ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है इसकी वैल्यू आपकी होती है 10⁻⁻⁷। ये कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते थे हम k से लिखते थे, और k की वैल्यू क्या होती थी, 9 × 10⁻⁹ कांस्टेंट इसकी वैल्यू थी। ऐसे ही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये आपका कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 10⁻⁷ के बराबर है। ठीक है, तो बायोट सावर्ट लॉ आपका जो है उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, एक तो मीडियम का फैक्टर इन्वॉल्व हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से वो उसके सराउंडिंग में मीडियम क्या है, उस मीडियम पे भी डिपेंड करता है, उस मीडियम की परमिबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा उस वायर में कितना करंट है, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और उसके बाद डीएल उसकी लेंथ पे भी डिपेंड करता है, कितना लंबा वायर है, अगर बड़ा वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जितना दूर पॉइंट लिया है आपने जहां मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, जितना पॉइंट दूर होगा वायर से उतना ही वहां पे फील्ड कम होगा, जितना वायर के पास आते जाओगे उतना ही फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मीडियम का, करंट का, लेंथ का और डिस्टेंस का, ये 4 फैक्टर हैं जिनके ऊपर आपका मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था आपका बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ बहुत ही बेसिक लॉ है, सभी के सभी आगे जो फॉर्मूले बनने वाले हैं यहीं से आपके ओरिजिनेट होंगे, यहीं से आपके जनरेट होंगे। तो बायोट सावर्ट लॉ